शाह वचन अपने घर पे कल्टीवेट कर रहा होता है। कल्टीवेट करते दौरान वो कह रहा होता है कि जो मेथड मैं ट्राई कर रहा हूँ उस मेथड को तोंगतियन रिवर के पानी के साथ अप्लाई करना है और ये आसपास की चीज़ों को आइस में बदल सकती है और उसका नाम है कोल्ड मी यांग चाओ। कुछ घंटे कल्टीवेट करने के बाद जितनी भी आसपास की चीज़ें होती हैं उन सब पे आइस जम गई होती है। अब धीरे धीरे कुछ पार्टिकल्स बाहर की ओर भी जा रहे होते हैं। कल्टीवेट करने के बाद शाओ वचन को किसी की आहट महसूस होती है तो फिर वो बाहर जाता है चेक करने के लिए और वहाँ पर एक डिसाइपल उसका वेट कर रहा होता है। वो भी बर्फ में जमा हुआ होता है। फिर शाओ वचन बाहर जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर आसपास के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उन पे भी बर्फ जम गई होती है। इसके बाद वो अपनी पावर का यूज़ करता है ताकि वो बर्फ़ को पिघला दे और उसके पिघलने के बाद वो डिसाइपल से पूछ रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। डिसाइपल शाओजन के पास जाकर मुस्कुराकर बोल रहा होता है कुछ दिनों से आप अपने घर में ही हो, इस वजह से मैं आपके लिए डोंगफू लेकर आया हूँ ताकि अगर आप फ्यूचर में कल्टीवेट करो तो फिर उसकी जो प्रोग्रेस है वो ट्वाइस हो जाएगी और जो उसका टाइम रेट है वो हाफ हो जाएगा। शाओजन डोंगफू की ओर देखकर पूछ रहा होता है क्या ये काम भी करता है। फिर वो डिसाइपल अपना ऑरा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है उस डोंगफू की ओर। अचानक से डोंगफू घूमने लग जाता है। फिर शाओचन पूछ रहा होता है कि इसका क्या मतलब है। डिसाइपल डर जाता है और कह रहा होता है कि हमारे आसपास एक बहुत ही पावरफुल ऑरा है। फिर वो दोनों ऊपर की ओर देखते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारे काले बादल छा जाते हैं और उसके बीच में एक बहुत ही बड़ा बीस्ट घूम रहा होता है। पेट्रिया को भी ये ऑरा महसूस होता है तो फिर वो सारे एंसेस्टर और डिसाइपल को माउंटेन गेट पे पहुंचने के लिए बोल देते हैं। माउंटेन गेट पे पहुंचने के बाद पेट्रिया सबसे कह रहे होते हैं घबराने की कोई जरूरत नहीं, हमें पहले देखना होगा कि इनका रियल पर्पस क्या है। उसी टाइम माउंटेन गेट पे दो कोर डिसाइपल पहुंच जाते हैं। वो दोनों स्टारी स्काई डाओ पोलैरिटी सेक्ट के डिसाइपल होते हैं। इसके बाद पेट्रियक आसमान की ओर देखते हैं और जितने भी काले बादल होते हैं वो अपने आप हट जाते हैं और उसमें से एक बहुत ही शाइनिंग लाइट बाहर निकलती है। लाइट के हटने के बाद वहाँ पर दो एंसेस्टर और एक पेट्रियक पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर ब्लडस्ट्रीम सेट के पेट्रियक पूछ रहे होते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तो फिर जो पेट्रियक आए हुए होते हैं वो कह रहे होते हैं मैं सिर्फ यहाँ पर तुम सबसे मिलने के लिए आया हूँ। फिर वो सारे पवेलियन हॉल में जाते हैं बात करने के लिए। तो फिर जो लेडी एंसेस्टर आई हुई होती है वो कह रही होती है पेट्रियर्क से कि हम तीनों यहाँ पर इसलिए आए ताकि तुम सब रिकनसाइल कर सको। अब तुम्हारा सेक्ट मिडिल रेंज में पहुंच चुका है तो फिर तुम डिवीजन ऑफ सीक्रेट रिलाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। फिर जो स्टारी स्काई डार्क ब्लॉटी सेक्ट के पेट्रियर्क होते हैं वो सबसे कह रहे होते हैं सीक्रेट रिलाम का जो डोर है वो काफ़ी सालों में एक बार ओपन होता है। वहाँ पर काफ़ी सारी प्रेशियस चीज़ें हैं लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है इनहेरिटेंस जिसका एंसेस्टर ने इनप्रिंट वहाँ पर छोड़ रखा है। सेक्ट के डिसाइपल वहाँ पर जाते हैं ताकि वो सील को ढूंढ सकें और जितनी सील उनके पास होती हैं उसी हिसाब से उनके सेट की रैंकिंग तय की जाती है। तभी पेट्रियर्क खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं कि इससे हमारा कोई लेन देना नहीं है। लेडी एंसेस्टर बोल रही होती है कि तुम सबको अपना बेस्ट देना होगा और एक बात तुम्हें याद रखनी है कि जिस सेट को तुमने हराया है उसके पास सिर्फ 30% ही पावर थी। इधर माउंटेन गेट पे जो डिसाइपल खड़े होते हैं अचानक से वो माउंटेन गेट के गार्ड्स को अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद वो कह रहे होते हैं कि हमारे परमिशन के बिना आगे कोई नहीं जाएगा। तभी दूसरा कोड कल्टीवेटर कह रहा होता है कि ये माउंटेन गेट तो बहुत ही छोटा है और तुम इसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सुनते रिवर डिफाइंग सेट के डिसाइपल को गुस्सा आ जाता है। फिर जो कोर कल्टीवेटर होते हैं वो मुस्कुराकर बोल रहे होते हैं कि तुम्हारा जो भी बेस्ट स्टूडेंट है तुम उसे यहाँ पर भेजो ताकि वो मुझसे कंपटीशन कर सके। सॉन्चे वहीं पर खड़ा होता है और वो उनसे फाइट करने के लिए जा रहा होता है। तभी चेन मैंने उसे रोकते हुए बोल रही होती है कि तुम्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो सिर्फ हम सबको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी कल्टीवेटर बोलता है क्या तुम्हें डर लग रहा है मुझसे लड़ने के लिए, तुम सारे यूजलेस हो। ये सुनते ही सॉन्चे का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है और डायरेक्टली उस पर अटैक करने जा रहा होता है। कोर कल्टीवेटर भी अपना वेपन निकालता है और वो भी सॉन्चे से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ देर तक फाइट होने के बाद सॉन्चे के हाथ में चोट लग जाती है। फिर वो कोर कल्टीवेटर रुक जाता है और बोल रहा होता है कि तुम सारे यूजर्स हो, कोई भी मुझसे फाइट नहीं कर सकता है, बस तुम मुझे ये बताओ कि अगला अपोनेंट कौन है जो कि मुझसे लड़ना चाहता है। फिर चेन मैन्याओ आगे की ओर बढ़ती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारी अगली अपोनेंट हूँ। इधर पवेलियन हॉल में जो स्टारी स्काई डार्क रोटी सेट के पेट्रियर्क होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम सबको पार्टिसिपेट करना होगा और इसका रूल है जो स्ट्रांग होता है वही जीतता है। अगर तुम्हें अपने सेट के लिए रिसोर्स चाहिए तो फिर तुम्हें ट्राई करना होगा। फिर पेट्रियर्क कहते हैं कि अगर हम इस बात के लिए एग्री ना करें तो। तभी स्टारी स्काई डार्क रोटी सेट के जो पेट्रियर्क होते हैं वो अपना हाथ टेबल पे रखते हैं और अचानक से दोनों पेट्रियर्क के बीच में एक साइकोलॉजिकल बैटल स्टार्ट हो जाती है। वो बैटल सिर्फ साइकोलॉजिकल तौर पे चल रही होती है, जो उसका इफेक्ट होता है वो सिर्फ एक टी के कप पे होता है। दूसरी ओर माउंटेन गेट पे जो कोर कल्टीवेटर होता है वो चैन मैन्यों पे अटैक करने जा रहा होता है। तभी शाओवचन वहां पर पहुंच जाता है और वो कल्टीवेटर को पंच मारता है जिससे कि वो कल्टीवेटर माउंटेन गेट पर टकराकर गिर जाता है। फिर शाओवचन कल्टीवेटर से बोल रहा होता है कि ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर तुम अपनी मनचाही चीज़ें कर सकते हो। कल्टीवेटर घायल हो गया होता है और शाओचन से बोल रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा शेमलेस हो क्योंकि तुमने मुझ पे धोखे से वार किया है।
शाओचन बोल रहा होता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, मैं तो शेमलेस नहीं हूँ, और वैसे भी किसने देखा है कि मैंने तुम पर अटैक किया है? क्या किसी ने मुझे देखा है अटैक करते हुए? सारे डिसाइपल शाओचन का साथ देते हैं और कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं देखा। तभी जो दूसरा कोर कल्टीवेटर होता है वो शाओचन से कहता है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो फिर तुम मुझसे क्यों नहीं कॉम्पिटिट करते हो? तभी शाओचन बोलता है कि तुम हो कौन? तुम एक छोटे से सेक्ट के डिसाइपल और तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तुम बहुत ही ज़्यादा शेमलेस हो। ये सुनते ही जो कल्टीवेटर आए होते हैं उसके साथ में उन्हें गुस्सा आता है और बोल रहा होता है कि हम सबको मिलकर इसे एबॉलिश कर देना चाहिए। तभी शाओचन उनकी ओर अपनी कुछ पिल्स फेंक देता है। पिल के ब्लास्ट होने के बाद जैसे ही वो सारे कल्टीवेटर उसके स्मोक को स्मेल करते हैं, वो सब एक दूसरे को एक लड़की के तौर पर देख रहे होते हैं और उनका पीछा करने लग जाते हैं। और जिस कल्टीवेटर ने शाओचन को चैलेंज किया होता है वो माउंटेन गेट के पास जाता है और वहाँ पर रोने लग जाता है। चैन मैन्याओ ये सब देखकर काफ़ी एम्बेरस हो रही होती है और उस सोंचे से कह रही होती है कि हमें यहाँ से दूर ही रहना चाहिए। उसी टाइम वहाँ पर स्टारी स्काई डार्क पोलरिटी सेट के पेट्रैक पहुँच जाते हैं और वो सारे स्मोक को वहाँ से दूर करते हैं। फिर वो शाओचन की ओर देखकर बोल रहे होते हैं कि यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है। शाओचन जैसे ही पेट्रैक की ओर देखता है उसे उनका ऑरा महसूस होता है और वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर पेट्रैक वहाँ पर अनाउंस करते हैं कि मैं सिर्फ यहाँ पर तुम्हें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था इनहेरिटेंस गेट के बारे में। बहुत ही जल्द वो गेट ओपन होने वाला है और हम वहीं पर मिलेंगे, ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद शाओचन पवेलियन हॉल में जाता है एंसेस्टर से मिलने के लिए। वहाँ पर जितने भी पेट्रैक और एंसेस्टर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं इसी इनहेरिटेंस गेट के बारे में। स्काई रिवर कोर्ट के पेट्रैक बोल रहे होते हैं कि वो जगह बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मुझे लगता है कि हमारे सेक्ट में एक ही डिसाइपल वहाँ पर जा सकता है, और ये कहकर वो शाओचन की ओर देखने लग जाते हैं। शाओचन कह रहा होता है कि वो एक ट्रैप है, हमें उसमें फंसना नहीं चाहिए। लिंची जाके पेट्रैक बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास ये चॉइस है कि हम वहाँ पर जाएं या फिर नहीं? शाओचन पेट्रैक के पास जाता है और कह रहा होता है कि अभी मैंने सबके सामने उन सारे कोर कल्टीवेटर की बेइज्जती की है। अगर मैं वहाँ पर गया तो फिर वो सारे मुझे मार देंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि मैं वहाँ पर जाने लायक हूँ, मैं इतना काबिल नहीं हूँ। ये कहकर वो बो कर रहा होता है। तभी लिंची सेट के एंसेस्टर कह रहे होते हैं पेट्रियार्क से कि अगर ये नहीं जाना चाहता तो फिर आप इसे मत जाने दीजिए। ये कहकर वो शाओचन की ओर देख रहे होते हैं। फिर वो उससे बोल रहे होते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, मैं पेट्रियार्क को एक्सप्लेन कर दूंगा। शाओचन वहाँ से जाने लग जाता है। फिर एंसेस्टर बोल रहे होते हैं मैं मानता हूँ कि शाओचन हमारे सेट का एक हीरो है। शाओचन ने कई बार हमारे सेट के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, लेकिन एक और बार हमारा सेट बहुत ही बड़े खतरे में है। अगर हम ये बैटल हार भी गए तो फिर मैं उसे फेस करूंगा। अचानक से शाओचन रुक जाता है। एंसेस्टर अभी भी बोल रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि शाओचन हम सबके रिलेटिव की तरह है, उसे हम सबने बड़े होते हुए देखा है, ये सेक्ट उसके घर की तरह है, तो फिर हम उसे फोर्स नहीं कर सकते यहाँ से जाने के लिए। फिर पेट्रियार्क कहते हैं कि अगर वो नहीं जाना चाहता तो फिर यही सही है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमारा सेट दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। भले वो अटैक करते हैं हम सारे साथ मिलकर लड़ेंगे और कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अचानक से शाओचन पीछे की ओर मुड़ता है और वो कह रहा होता है क्या मैं वहाँ पर जा सकता हूँ? ये सुनते ही जितने भी पेट्रैक और एंसेस्टर होते हैं वो सारे लाइन में खड़े होते और बोल रहे होते हैं कि अगर तुमने फैसला कर लिया तो फिर हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तुम्हें जल्द से जल्द वो दिन तय करना चाहिए जिस दिन तुम यहाँ से जा रहे हो। क्यों ना तुम ऐसा करो, तुम आज ही अनाउंस कर दो। शाओचन सबको देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि इन सब ने मुझे मिलकर बेवकूफ़ बनाया है। अगले दिन शाओचन के घर के बाहर कई सारे डिसाइपल आते हैं और वो उसके लिए गिफ्ट रख कर जा रहे होते हैं बाहर। ऐसा ही करीबन रात तक होता रहता है। सबके गिफ्ट रखने के बाद वहाँ पर सोंगजुआन पहुँच जाती है और वो डोर को नॉक करने जा रही होती है, तभी वो रुक जाती है। फिर वो अपने मन में कह रही होती है कि आज मैं तुमसे बहुत दूर हो गई हूँ। हमारे सेट की सारी होप तुम पर ही है और मुझे लगता है यही बेहतर है कि मैं तुमसे दूर रहूँ। तुम्हें आगे जाकर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शाओचन अपने घर में कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मुझे जल्द से जल्द प्रिपरेशन करनी होगी क्योंकि मुझे उन सारे कल्टीवेटर से अकेले फाइट करनी है। सबसे पहले मुझे अपनी कॉम्बैट पावर बढ़ानी होगी और इसे बढ़ाने में मेरी हेल्प करेगी वो इनहेरिटेंस। उस इनहेरिटेंस की प्रैक्टिस में कोई भी स्टेज नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी मसल और वीन्स पे ध्यान देना है और जो मेरी फाइटिंग पावर है वो अपने आप ही बढ़ जाएगी। दूसरी ओर जांग दाई फॉरेस्ट में घूम रहा होता है, तभी उसे एक पेड़ की ब्रांच पर एक बहुत ही बड़ा पंजे का निशान दिखाई देता है। उस निशान को देखकर वो आगे की ओर बढ़ता है और उसके सामने बहुत सारे बीस्ट की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। फिर वो आगे जाता है और देखता है कि जिसने इन सारे बीस्ट को मारा होता है उसने इनकी स्पेशल पावर को भी एब्जॉर्ब कर लिया होता है। अचानक से तो शोर सुनाई देता है, तो फिर वो शोर का पीछा करता है और वो देखता है कि वहाँ पर दो बीस्ट फाइट कर रहे होते हैं। एक बीस्ट होता है तेदान यानी कि शाओचन का बीस्ट, और दूसरा एक जंगली होता है जो कि तेदान से साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। फाइट के दौरान जांग दहाई तेदान की हेल्प करने जा रहा होता है, लेकिन तेदान उसकी ओर देखता है और जांग दहाई समझ जाता है कि वो मना कर रहा है कि वो दूसरे बीस्ट पर अटैक ना करे।
अब वो दोनों फिश दोबारा फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। अचानक से तेदान एक बहुत ही बड़ी फायरबॉल से अटैक करता है दूसरे बीस्ट पे, और वो दूसरा बीस्ट दूर जाकर गिर जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चोट आ जाती है। किसी तरीके से वो बीस्ट खड़ा होता है। तभी वहाँ पर तेजान पहुँच जाता है और अपनी सारी फोर्स को इकट्ठा कर रहा होता है। ये देखकर जांग दाही बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। वो कह रहा होता है, क्या तेदान तुम रियलाम के टॉप एंड में पहुँचने वाले हो? तभी तेदान अटैक करता है उस बीस्ट पे और वो बीस्ट मारा जाता है। फिर जितनी भी इसकी स्पेशल फोर्स होती है तेदान उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद तेदान बहुत ही जोर से रोर करता है और ये रोर शाओजन को सुनाई देती है। शाओजन समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है, इस वजह से वो तेजी से फॉरेस्ट की ओर जा रहा होता है। तेदान एक माउंटेन की पीक पे पहुंच गया होता है और वहां पर उसका ट्रिबुलेशन स्टार्ट होने जा रहा होता है। शाओबचन भी ट्रिबुलेशन एरिया के पास पहुंच गया होता है। तभी जांग दाई उसे देखता है और कह रहा होता है कि तेदान ने जितने मरे हुए बीज थे उनकी सारी पावर को एब्जॉर्ब कर लिया है। वो फोर्स करके अपने रियलाम को बढ़ाना चाहता है। शाओजन जांग दाई से बोलता है कि आप सेक्ट में जाओ और सारे लोगों को ये बात बता दो। ये कहकर वो माउंटेन एरिया की ओर जा रहा होता है जहाँ पर वो ट्रेवलेशन स्टार्ट होने वाला होता है। लेकिन शाओबचन उसके पास नहीं पहुँच पाता क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी थंडर की शील्ड होती है। लेकिन फिर भी शाओजन नहीं मान रहा होता और वो कोशिश कर रहा होता है शील्ड को ब्रेक करने की। ब्रेक ना हो पाने के बाद वो तेदान से कह रहा होता है, क्या तुम्हें याद है कि तुम अभी तक पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी लाइफ के साथ एक गैम्बल कर रहे हो। तभी तेदान याद कर रहा होता है कि मिडिल रेंज की बैटल खत्म होने के बाद शाओजन ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो सेक्टर उसे प्रोटेक्ट करेगा। तेदान शाओजन की ओर देखता है और कुछ कहता है अपनी लैंग्वेज में। शाओजन समझ जाता है और वो कह रहा होता है कि तुम भी स्ट्रांग बनना चाहते हो जल्द से जल्द, ताकि तुम सेक्टर और हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सको। ये कहकर शाओजन ऊपर की ओर देखता है और वहाँ से सबसे पहली थंडर स्ट्राइक होती है तेदान के ऊपर। शाओजन कह रहा होता है कि भले ये बहुत ज़्यादा पावरफुल स्ट्राइक है लेकिन तुम्हें ये सहना होगा। इसके साथ में एक और खतरा है कि जितने भी आसपास के जो मर्डर बीस्ट हैं वो भी अट्रैक्ट होंगे और तुम्हारी तरफ आके तुम्हें मारने की कोशिश करेंगे। क्या तुम वाकई में ये डिसीजन लेने के लिए तैयार हो? तेदान उसकी ओर देखता है और हामी भरता है। फिर शाओजन तेदान से बोलता है कि मैं तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा ताकि तुम ये ट्राइबुलेशन सर्वाइव कर पाओ। ये कहकर शाओजन दूसरी साइड जाता है जहाँ से वो सारे बीस्ट आ रहे होते हैं। वहीं पास में एक अननोन पर्सन खड़ा होता है और वो ये ट्राइबुलेशन देखकर बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। दूसरी ओर सेक्ट में एंसेस्टर सारे कोर कल्टीवेटर को ऑर्डर देते हैं कि वो तेदान के पास जाएं और वहाँ पर उसे बीस्ट से प्रोटेक्ट करें। सारे कोर कल्टीवेटर माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। जितने ही बीस्ट तेदान की ओर जा रहे होते हैं शाओजन उन्हें एक एक करके मार रहा होता है। उन्हें मारने के बाद वो तेदान से कह रहा होता है कि पहली स्ट्राइक खत्म हो गई है और बहुत ही जल्द दूसरी स्ट्राइक आने वाली है, तुम्हें किसी न किसी तरीके से इसे बर्दाश्त करना होगा। अचानक से शाओजन को आसमान की ओर एक बहुत ही बड़ी शैडो दिखाई देती है और जब वो शैडो क्लाउड के बीच में से बाहर निकलती है तो फिर वो एक किंग सी मॉन्स्टर होता है और वो तेजी से तेदान की ओर जा रहा होता है क्योंकि उसके ट्राइबुलेशन एरिया में वो पिल फॉर्म हो गई होती है जिससे कि उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ जाएगा। शाओजन तेजी से वहां पर पहुंचता है और वो सी मॉन्स्टर में एक पंच मारता है। पंच की वजह से वो सी मॉन्स्टर थोड़ा दूर जाता है और उसके बाद शाओजन अपना वो अम्ब्रेला निकाल लेता है। अम्ब्रेला को स्प्लिट करके वो मॉन्स्टर की ओर फेंकता है जिससे कि जितने भी स्प्लिट पार्ट होते हैं उसके अंदर जाके बहुत सारे कट कर देते हैं। लेकिन इस अटैक का उस मॉन्स्टर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो मास्टर शाओवचन पे डायरेक्टली अटैक करता है। शाओवचन अम्ब्रेला की हेल्प से उस अटैक को रोक रहा होता है। उसी टाइम वो तेदान से कह रहा होता है कि तुम अपने टैबलेशन पे ध्यान दो, मैं इसे आसानी से संभाल लूंगा। उसी टाइम तेदान के ऊपर आखिरी थंडर स्ट्राइक गिरती है और तेदान की बॉडी अपने आप ऊपर की ओर जाने लग जाती है। लेकिन अब तेदान को होश नहीं होता है। इधर शाओजन चिल्लाकर बोल रहा होता है कि तेदान तुम्हें गिव अप नहीं करना होगा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था पहले? फिर तेदान की स्पिरिट को याद आ रहा होता है कि वो पहली बार शाओजन से कैसे मिला था और शाओजन ने उससे कहा था कि बाहर की दुनिया बहुत ही बड़ी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल, अगर तुम सर्वाइव करना चाहते हो तो फिर तुम्हें टफ बनना होगा और कभी भी गिव अप नहीं करना होगा। तभी अचानक से तेदान अपनी आंखें खोल लेता है। इसके बाद वहाँ पर लिंची सेट के एंसेस्टर पहुँच जाते हैं। फिर वो उस सी मॉन्स्टर को बांधते हैं और दूसरी साइड में लेकर चले जाते हैं फाइट करने के लिए। साथ ही में वहाँ पर कोर कल्टीवेटर पहुँच के होते हैं और वो सारे बीस से फाइट कर रहे होते हैं। अब वो ट्राइबुलेशन खत्म हो गया होता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल फॉर्म हो गया होता है। क्रिस्टल को देखकर शाओजन कह रहा होता है कि जैसे तेदान उसे एब्जॉर्ब कर लेगा अपने आप ही जो उसका स्पिरिचुअल रियलाम का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ये कहकर वो क्रिस्टल के पास जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो अननोन पर्सन पहुँच जाता है और उस पर अटैक करता है। शाओजन क्रिस्टल को तो पकड़ लेता है लेकिन अटैक की वजह से वो नीचे की ओर जा रहा होता है। फिर दोबारा वो पर्सन शाओजन के पास जाकर अटैक करता है जिससे कि वो क्रिस्टल नीचे की ओर गिर रहा होता है और शाओजन दूसरी साइड में जाकर गिर जाता है। इसके बाद वो पर्सन क्रिस्टल के पास जा रहा होता है लेकिन तभी वहाँ पर पेट्रियार्क पहुँच जाते हैं और वो उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करते हैं लेकिन वो पर्सन अपनी शील्ड बाहर निकाल लेता है उस अटैक को रोकने के लिए। दूसरी ओर शाओजन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है।
तभी शाओजन देखता है कि वो पर्सन क्रिस्टल को अपनी ओर खींच रहा होता है अपनी पावर से, लेकिन शाओजन तेजी से क्रिस्टल के पास जाकर उसे कैच करता है और दूर लेकर गिर जाता है। पेट्रियार्क ने भी अपनी पावर बढ़ा दी होती है, तो फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि तुम सबका हिसाब मैं फ्यूचर में चुकाऊंगा, और ये कहकर वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। अब शाओजन के हाथ में वो क्रिस्टल होता है, तो फिर वो तेदान के पास जाता है और उसके फोरहेड पे रख देता है वो क्रिस्टल। अपने आप ही तेदान की बॉडी वो क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लेती है। फिर शाओजन अपना फोरहेड उसके फोरहेड पे रखकर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए क्रिस्टल वापस लेकर आ गया हूँ। अब तेदान की बॉडी अपने आप ऊपर की ओर जा रही होती है और उसकी बॉडी शाइन करना स्टार्ट कर देती है। फिर अचानक से वो बहुत ही तेजी से रोर करता है। शाओजन और उसका बीस्ट माउंटेन गेट पे होते हैं। फिर वो वहाँ पर एक फ्लाइंग स्वॉर्ड को समन करते हैं। स्वॉर्ड के समन होने के बाद वो दोनों स्वॉर्ड के ऊपर खड़े होते हैं और जितने भी डिसाइपल माउंटेन गेट पे होते हैं वो सारे उन दोनों के लिए चीयर कर रहे होते हैं। उन सबको देखकर शाओजन अपने बीच से बोल रहा होता है कि हमारे सेट की सारी जिम्मेदारी हम दोनों के कंधों पर है। तभी वहाँ पर पेट्रियार्क पहुँच जाते हैं और वो सीक्रेट रियल्म के लिए रवाना होने जा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। पेट्रियार्क शाओजन से बोल रहे होते हैं कि इस कंपटीशन में जो भी रिसोर्सेज हमें मिलेंगे वो हमारे सेट के फ्यूचर को डिटरमाइन करेंगे। यहाँ तक कि ये नहीं बल्कि उस रियलम में कई सारी मिस्ट्रीज भी हैं। साथ ही में उस रियलम में कई सारे इनहेरिटेंस भी हैं। तुम्हें ध्यान रखना होगा क्योंकि वहाँ पर स्टारी स्काई डाउ प्लोटिस सेक्ट ने अपने 3 सेक्ट से 3 चुने डिसाइपल को भेजा है ताकि वो तुमसे फाइट कर सकें। इधर सीक्रेट रियलम में पहले से ही 2 डिसाइपल की टीम पहुंच गई होती है। उनके साथ में उनके पेट्रियार्क भी आए होते हैं। तो फिर जो फीमेल पेट्रियार्क होती है वो अपने डिसाइपल से बोल रही होती है कि हमारे सेक्ट की होप तुम पे डिपेंडेंट है। तुम जब भी सीक्रेट रियलम में जाओगे तुम्हें किसी पर मर्सी शो नहीं करनी है। इन 1000 सालों से दोनों सेक्ट हमसे काफ़ी आगे हैं। इस वजह से हमें कम्पीट करना होगा ताकि हम सेकंड लार्जेस्ट पोजीशन हासिल कर सकें मिडिल रीच में। तभी वहाँ पर पेट्रियार्क शाओजन और उसका बीस्ट पहुँच जाते हैं। जैसे जैसे वो तीनों आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं जितने भी डिसाइपल वहाँ पर होते हैं वो उनको देखकर बोल रहे होते हैं कि सिर्फ यहाँ पर एक पर्सन के साथ आए हैं। तभी उनमें से एक डिसाइपल कह रही होती है कि मिडिल लेवल के सेक्ट ने सिर्फ एक ही पर्सन को भेजा है यहाँ पर फाइट करने के लिए। क्या बाकी सारे डिसाइपल वहाँ पर डेकोरेशन के लिए रखे गए हैं? वहाँ पर एक और डिसाइपल होता है जिसका नाम होता है चेन यूशान। चेन यूशान शाओजन के बीच के पास जाकर बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम अपने साथ में एक डॉग लेकर आए हो। शाओजन चेन यूशान को देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, लेकिन ये छोटी ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगी। तभी जो पहली डिसाइपल होती है वो शाओजन से कह रही होती है कि अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर तुम्हें काउंट किया जाएगा 1.5। ये सुनकर सारे डिसाइपल शाओजन पे हंस रहे होते हैं। शाओजन को गुस्सा आ जाता है लेकिन वो शो नहीं करता। फिर वो अपने मन में कह रहा होता है कि ये सारे लोग मुझे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं और मैं देखना चाहता हूँ कि इनके पास और कौन कौन सी ट्रिक है। चैन यूशान शाओजन के पास जाता है और कह रहा होता है कि अगर स्काई रिवर कोड कमज़ोर नहीं होता तो फिर तुम्हारा सेक्ट मिडिल रीच तक नहीं पहुंच पाता। वैसे भी तुम क्वालिफाइड नहीं करते हो कि तुम मिडिल रीच की इतनी ब्यूटीफुल सीनरी को देख पाओ। शाओजन कह रहा होता है कि ये तो मेरी किस्मत की बात है कि मैं यहाँ पर आ पाया और इतने ब्यूटीफुल नज़ारे को देख पा रहा हूँ। फिर चैन यूशान गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हारे पास तो राइट नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े भी हो सको। शाओजन मुस्कुराते हुए पीछे की ओर जाता है और कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुमसे दूर रहूंगा। ये कहने के बाद शाओजन कुछ डायलॉग बोलता है जिससे कि चेन यूशान की बेइज्जती हो जाती है और वो सारे डिसाइपल चेन यूशान पे हंसने लग जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर जो फर्स्ट डिसाइपल का बैच सिलेक्ट किया गया होता है वो अपने पेट्रियार्क के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है। चारों पेट्रियार्क स्टोन के पास जाते हैं और वहाँ पर अपनी पावर से सीक्रेट रियल्म के गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो स्टोन पावर सक कर रहा होता है वो शाइन करना स्टार्ट करता है और उसके चारों ओर 4 स्टोन होते हैं और वो चारों जमीन पर गिर जाते हैं। चैन यूशान गुस्से में कह रहा होता है कि शाओजन जो तुमने मेरी बेइज्जती की है उसका हिसाब तुम्हें सीक्रेट रियल्म में देना होगा, वो भी 2 गुना। शाओजन अपने बीच के साथ काफ़ी पीछे होता है और वो उससे बोल रहा होता है कि जब ये गेट ओपन हो जाएगा तो फिर सिर्फ तुम मुझे फॉलो करना। ये कहने के बाद शाओजन को पेट्रियार्क की बात याद आ रही होती है। रियल्म में जाने से पहले पेट्रियार्क ने शाओजन से बोला होता है कि अगर तुम्हारी जान खतरे में हो तो फिर तुम सीक्रेट रियल्म से बाहर निकल आना, तुम्हारा फ्यूचर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों से। इधर जहाँ पर वो स्टोन गिरे होते हैं वहाँ पर एक फॉर्मेशन ओपन होती है और वो सारे डिसाइपल फॉर्मेशन के अंदर चले जाते हैं। सीक्रेट रियल्म में पहुँचने के बाद पेट्रियार्क सबसे कह रहे होते हैं कि इस कंपटीशन की 2 स्टेज हैं। एक दूसरे को मारना और रिटच करना अलाउ नहीं है इस पूरे प्रोसेस में। जिसके पास सबसे ज़्यादा स्टैम्प होगी वही ये कंपटीशन जीतेगा। और सबसे पहला राउंड है रेसिंग कंपटीशन। इसमें जो पर्सन इस पूरे राउंड को पार करके 20 गेज की एक्सरसाइज को ओपन करेगा वही इस राउंड का विनर होगा। इसे सुनकर जो चैन यूशान के साथ में डिसाइपल होते हैं वो कह रहे होते हैं ये तो बहुत ही आसान है, हम आसानी से ये चीज़ पार कर लेंगे। इसके बाद तीनों बैच के डिसाइपल निकल पड़ते हैं आगे की ओर। वो तेज़ी से आगे जा रहे होते हैं तभी अचानक से उन्हें एक ऑरा फील होता है और वो सारे अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं।
डिसाइपल कह रहा होता है कि हम यहाँ पर उड़ नहीं सकते हैं, शायद हम अपनी फिजिकल बॉडी की स्पीड से कॉम्पीट कर सकते हैं। ये कहकर वो आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी ज़मीन के अंदर से बहुत ही बड़े वेपन निकलते हैं और वो उनकी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते हैं, इसी वजह से उन डिसाइपल की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर चैन यूशान काफ़ी सरप्राइज हो जाता है और वो कह रहा होता है कि जो पहले ट्रैप की पावर है उसे हम जिंदान लेवल से कंपेयर कर सकते हैं। तभी जो फर्स्ट बैच के डिसाइपल होते हैं वो अपने चारों एक फॉर्मेशन सेटअप करते हैं और आसानी से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। शाओ वचन पर बीच के साथ पीछे बैठा हुआ होता है और वो ये देखकर कह रहा होता है कि चलो हम दोनों फर्स्ट प्लेस के लिए कॉम्पीट नहीं करते हैं, हम सिर्फ इन्हें शांति से फॉलो करेंगे। फर्स्ट बैच के डिसाइपल जैसे जैसे आगे की ओर जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो ट्रैप होता है वो ट्रिगर हो रहा होता है। वो सारे वेपन पर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन ज़्यादा कुछ असर नहीं होता इस फॉर्मेशन की वजह से। उन्हें देखकर दोनों बैच के डिसाइपल फॉर्मेशन सेटअप करने लग जाते हैं। तभी एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि हम शाओ वचन उसके बीच को यहीं पर छोड़ दें। फिर जो उनकी लीडर होती है वो उनसे कह रही होती है कि उसे तुम यहीं पर छोड़ दो क्योंकि वो एक वेस्ट है। शाओ वचन चिल्लाकर चैन युशान से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा अगर तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे तो। तीनों बैच के डिसाइपल फॉर्मेशन के साथ आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। थोड़ी देर तक उन्हें देखने के बाद शाओ वचन कह रहा होता है कि चलो अब हमें भी प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ये कहने के बाद शाओ वचन अपने शूज़ उतारता है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है। ट्रैप के ट्रिगर होने की वजह से तीनों बैच के डिसाइपल लगातार अटैक हो रहे होते हैं। इस वजह से कुछ डिसाइपल वहां पर मारे जाते हैं। चैन युशान का जो बैच होता है उस ट्रैप को पार करके आगे की ओर पहुंच जाता है। उनके बैच का एक डिसाइपल चैन युशान से बोल रहा होता है कि तुम्हें अपने आगे की ओर देखना चाहिए। तो फिर चैन युशान उसकी बात मान जाता है और जैसे ही वो आगे की ओर देखता है तो फिर वहां पर शाओ वचन उसे लेटा हुआ दिखाई देता है और जो उसका बीस्ट होता है वो उसे हवा कर रहा होता है एक फैन से। शाओ वचन कह रहा होता है कि ये ट्रैप बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, इन्होंने मुझे मार ही दिया था लगभग। चैन युशान गुस्से में कहता है कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल बहुत ज़्यादा टेरिबल है और ये कहकर वो डायरेक्टली उस पर अटैक करता है। शाओ वचन अटैक से बच जाता और पूछ रहा होता है कि तुम क्या करना चाहते हो। चैन युशान कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, वो भी डायरेक्टली। ये कहकर वो आसपास की जमीन पर अटैक कर रहा होता है क्योंकि वहाँ पर जो भी ट्रैप होते हैं वो इस वजह से ट्रिगर हो जाते हैं। शाओ वचन इधर उधर भाग रहा होता है और सारे वेपन उस पर अटैक कर रहे होते हैं लगातार। कई सारे वेपन शाओ वचन पर लगने वाले होते हैं, तभी शाओ वचन का पैर शाइन करता है और वो जंप करके ऊपर की ओर चला जाता है। चैन युशान ये देखकर बोल रहा होता है कि वो अपनी फ्लाइंग पावर का यूज नहीं कर रहा बल्कि अपनी फिजिकल ट्रेनिंग का पावर का यूज कर रहा है। जैसे जैसे ये ट्रैप उस पर अटैक कर रहे हैं वो एयर को अपने पैरों के थ्रू काट रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा ही करके शाओ वचन आगे की ओर निकल जाता है और एक जगह पर जाकर रुक जाता है। तभी जो दूसरे बैच की डिसाइपल होती है वो उस पर अटैक करती है। शाओ वचन बच जाता है। फिर वो लीडर अपने डिसाइपल से बोल रही होती है कि सारे मिलकर तुम शाओ वचन को रोको। शाओ वचन आगे की ओर भागता जा रहा होता है, तभी एक ट्रैप ट्रिगर हो जाता है और वहां पर कई सारी रूट आकर शाओ वचन और उसके बीच को जकड़ लेती हैं। चैन युशान अपने बैच के साथ वहां पर पहुंचता है और शाओ वचन से कह रहा होता है कि अब तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी तुम मरने वाले हो। ये कहकर वो अटैक करता है। अटैक की वजह से वहां पर बहुत सारा स्मोक आ जाता है। स्मोक के हटने के बाद शाओ वचन की बॉडी शाइन कर रही होती है और उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा पाम होता है स्टेम का। शाओ वचन कह रहा होता है कि तुम मुझ पर लगातार अटैक कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ। ये कहकर वो आसपास की जगह पर अटैक करता है ताकि वहां पर जितने भी ट्रैप होते हैं वो सारे ट्रिगर हो जाएं। चैन युशान गुस्से में आता है और वो शाओ वचन पर अटैक कर रहा होता है। शाओ वचन अपने स्टेम के पंच से उस अटैक को रोक रहा होता है और वो देखता है कि उसके आगे फर्स्ट बैच के डिसाइपल जा रहे होते हैं अपनी फॉर्मेशन के साथ। फिर वो मुस्कुराकर अपने बीच से बोल रहा होता है, क्या तुम एक डिजास्टर देखना चाहते हो। ये कहकर वो अपने स्टैम्प के पाम को हटाता है और जो अटैक होता है वो शाओ वचन का पीछा कर रहा होता है। शाओ वचन भागते भागते फर्स्ट बैच के पास जाता है और जैसे ही वो अटैक उस पर होने जा रहा होता है तभी वो साइड में हो जाता है। वो अटैक सीधा फर्स्ट बैच पर जाकर लग जाता है। फर्स्ट बैच का लीडर चैन युशान से कह रहा होता है, क्या तुम मरना चाहते हो। चैन युशान डर जाता है और बोल रहा होता है कि पहले तुम मेरी बात सुन लो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। लेकिन फर्स्ट बैच के डिसाइपल बात नहीं सुनते और वो लगातार उन पर अटैक करने लग जाते हैं। कुछ अटैक सेकंड बैच पे भी लग जाते हैं और ऐसे ही वो तीनों बैच आपस में एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। शाओ वचन चुपचाप आगे की ओर जाता है और कह रहा होता है कि अब हमें लीड मिल चुकी है। तभी अचानक से आसमान में एक टोर्नेडो बन जाता है। फिर पेट्रा की आवाज़ आती है और वो कह रहे होते हैं कि सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और वो है स्टैम्प वॉर। उसके बीच में एक बहुत ही बड़ी रॉक होती है और अचानक से वहां से पहली स्टैम्प बाहर निकलती है। स्टैम्प को देखते ही जो फर्स्ट बैच का लीडर होता है वो अपने डिसाइपल को ऑर्डर देता है कि वो सारे मिलकर उस स्टैम्प को पकड़ें। डिसाइपल उसकी बात मान जाते हैं और वो स्टैम्प की ओर जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर चैन युशान और सेकंड बैच की जो लीडर होती है वो भी अपने डिसाइपल को ऑर्डर देती है। इधर शाओ वचन भी उस स्टैम्प की ओर जाने लग जाता है लेकिन वो अचानक से रुक जाता है। फिर वो क्लाउड्स की ओर देखता है और कह रहा होता है कि इन सारे थंडर क्लाउड में कुछ गड़बड़ है। तभी शाओ वचन को आवाज़ सुनाई देती है कि उसके पीछे बहुत सारे डिसाइपल आ रहे होते हैं फर्स्ट बैच के। उनमें से एक डिसाइपल बोल रहा होता है कि तुम हमारा रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश मत करना।
शाओ वचन अपने मन में कह रहा होता है कि चलो पहली स्टैम्प नहीं लेने दो। डिसाइपल शाओ वचन पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी शाओ वचन 2 कदम पीछे होता है और कहता है कि तुम सारे लोग आगे जा सकते हो। ये देखकर डिसाइपल मुस्कुराकर कह रहा होता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें अपनी जगह पता है। इसके बाद वो सारे डिसाइपल आगे की ओर एक चट्टान पे जाते हैं और अचानक से उनके ऊपर बहुत ही तेजी से लाइटनिंग गिरने लग जाती है। शाओ वचन उन्हें घूरकर देख रहा होता है। फिर जब उसके बाद वहां पर स्मोक हट जाता है, तभी जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे बच गए होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चारों एक फॉर्मेशन सेटअप कर ली होती है। उन्हें देखकर शाओ वचन कह रहा होता है कि वाकई में ये सारे फर्स्ट लेवल से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, इस वजह से मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है। उसी टाइम चैन युशान शाओ वचन पर अटैक करता है और शाओ वचन उस अटैक से बच जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी चैन युशान नहीं रुक रहा होता और शाओ वचन कह रहा होता है कि ये बार बार मेरा ही क्यों पीछा कर रहा है। अचानक से एक जगह पर आकर शाओ वचन रुक जाता है और वहां पर एक्टिंग स्टार्ट कर देता है कि वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया होता है। चैन युशान गुस्से में शाओ वचन से बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि तुम्हारे एक्टिंग स्किल्स बहुत ही बुरे हैं। ये कहकर वो दूसरी ओर देखता है और वहां पर कई सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड गिर रहे होते हैं। फर्स्ट बैच के डिसाइपल दोनों बैच के डिसाइपल से काफ़ी आगे होते हैं। फिर वो वहाँ पर एक एंसेस्टर की स्पिरिचुअल बॉडी को सम्मन करते हैं और वो एक स्टैम्प को कैच कर लेते हैं। चारों जो पेट्रियार्क होते हैं वो बाहर खड़े होते हैं और उनके सामने एक बहुत ही बड़ी रॉक होती है जिसके की 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहली स्टैम्प कैच की होती है फर्स्ट बैच के डिसाइपल ने। इस वजह से जो उनके रॉक का पार्ट होता है स्टैम्प वाला, वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। ये देखकर फीमेल पेट्रियार्क बोल रही होती है कि जितने भी डिसाइपल स्टैम्प को कैच करेंगे उन सबकी स्टैम्प स्पिरिट पिलर पे डिस्प्ले होगी। इसी वजह से एंसेस्टर मैं आपको पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी क्योंकि आपके डिसाइपल ने ही पहली स्टैम्प को कैच किया है और जिस हिसाब से कंपटीशन आगे बढ़ेगा मुझे लगता है कि आपका बैच ही दोबारा फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। फिर जो सेकंड बैच का पेट्रियार्क होता है वो कह रहा होता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो फिर सेकंड प्लेस के लिए बैटल सिर्फ हम दोनों में होगी। फीमेल पेट्रियार्क बोल रही होती है कि जब पहले स्काई रिवर कोड एग्जिस्ट करता था तो फिर उनकी सेकंड प्लेस थी, लेकिन अब उन्हें रिवर डिफाइंस सेक्ट ने रिप्लेस कर दिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो लेवल से पार पा पाएंगे। बेकार में ही ये लोग यहाँ पर आए हैं, ये सारे फ्रूटलेस ही जाएंगे। रिवर डिफाइंग सेक्ट के पेट्रियार्क कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इधर रिलाम के अंदर जो फर्स्ट बैच का लीडर होता है वो अपने डिसाइपल से कह रहा होता है कि जितना तुम इम्प्रिंट माउंटेन के करीब जाओगे उतनी ही ज्यादा स्टैम्प तुम्हें मिलेंगी और हमारे पास पावर है आगे जाने की। फिर वो सारे मिलकर अपनी पावर का यूज करते हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसे आगे भेज रहे होते हैं। कुछ एस्ट्रॉइड उस बॉडी पे गिरते हैं लेकिन उसका कुछ भी असर नहीं होता है। उन्हें देखकर सेकंड बैच भी सम्मन करता है और वो होती है डेविल हेड की स्पिरिट। तभी 2 स्टैम्प रिलीज होती है और जो चैन युशान का बैच होता है वो भी अपनी एक स्पिरिचुअल बॉडी सम्मन करता है और वो होती है एक मम्मी की बॉडी। जैसे चैन युशान की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है वो सील को कैच करने जा रही होती है, लेकिन उसी टाइम पे सेकंड बैच के जो डेविल हेड होता है वो उसे कैच कर लेता है। इस वजह से चैन युशान गुस्सा हो जाता है और वो सेकंड बैच के डिसाइपल से बहस कर रहा होता है। शाओपचन उन दोनों को दूर से बहस करते हुए देखकर अपने बीच से बोल रहा होता है कि चलो हम यहीं पर वेट करते हैं, जब हमें चांस मिलेगा तब हम स्टैम्प को कैच कर लेंगे। फिर दोबारा से एक साथ 2 स्टैम्प रिलीज होती हैं। फर्स्ट बैच के डिसाइपल पहली स्टैम्प को कैच कर लेते हैं लेकिन उन पे एक एस्ट्रॉइड गिरता है जिससे कि उनकी बॉडी पे काफी ज्यादा असर पड़ता है। फर्स्ट बैच का डिसाइपल लीडर से कह रहा होता है कि यही हमारी लिमिट है, हम 2000 फीट से और आगे नहीं जा सकते हैं। लीडर कह रहा होता है कि कुछ भी हो जाए हम यहाँ से नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारी एडवांटेज है। उन्हें देखकर सेकंड बैच की लीडर कह रही होती है कि वो सारे डिजर्व करते हैं मिडिल रीच में नंबर 1 कहलाना। हम सब ने अपना बेस्ट ट्राई किया लेकिन हम सिर्फ 1000 फीट तक ही जा पाए हैं। ये सुनकर चैन युशान बोल रहा होता है कि 1000 फीट ही काफी है क्योंकि कंपटीशन हम दोनों के बीच में है। शाओ वचन टॉर्नेडो की ओर देखकर अपने बीच से बोल रहा होता है कि इसकी स्पीड बढ़ गई है, लगता है कि बहुत सारी स्टैम्प अपीयर होने वाली हैं, अब हमें मुश्किल नहीं होगी स्टैम्प पाने में। तभी शाओ वचन को एक स्टैम्प दिखाई देती है और वो उसके पीछे जा रहा होता है उसे कैच करने के लिए। जैसे ही वो स्टैम्प के करीब पहुंचता है तभी वहां पर चैन युशान की बॉडी होती है और वो उसे छीन लेती है। ये देखकर शाओ वचन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। चैन युशान कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए अगर तुम अपनी मौत को ढूंढना चाहते हो तो। इसके बाद एक साथ 4 स्टैम्प अपीयर होती हैं। शाओ वचन उन्हें देखकर कहता है कि अब मेरा टाइम आ गया है। ये कहकर वो निकल पड़ता है और जो उसका बीस्ट होता है वो दूसरी साइड जाता है और अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही शाओ वचन स्टैम्प के पास पहुंचता है तभी चैन युशान की जो स्पेशल बॉडी होती है उस पर अटैक कर देती है। शाओ वचन स्टैम्प से दूर हो जाता है और चैन युशान की वो बॉडी स्टैम्प को कैच कर लेती है। शाओ वचन चैन युशान से बोल रहा होता है कि तुम करना क्या चाहते हो। चैन युशान शाओ वचन से बोल रहा होता है कि तुम्हारा सेक्ट एक भी स्टैम्प डिजर्व नहीं करता है, तुम्हें बाहर जाकर चुपचाप वेट करना चाहिए। अगर तुमने दोबारा स्टैम्प लेने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता हूँ रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन इन फॉरबिडन फोर्स के थ्रू मैं तुम्हें मरवा सकता हूँ एक्सीडेंटली। शाओ वचन चैन युशान से बोल रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक स्टैम्प चाहिए। चैन युशान हंसने लग जाता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें एक भी स्टैम्प नहीं मिलेगी। दूसरी ओर रियलाम के बाहर जो स्पिरिट रॉक होती है उसमें 3 पार्ट शाइन कर रहे होते हैं। ये देखकर फीमेल पेट्रियार्क रिवर डिफाइंग सेक्ट के पेट्रियार्क से कह रही होती है मुझे लगता है कि आपको बेट लगानी चाहिए कि आपके सेक्ट को कम से कम एक स्टैम्प तो मिल ही जाएगी।
रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं वैसे भी अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, आधे से ज़्यादा स्टैम्प अपीयर होना रह गई हैं। फिर फीमेल पेट्रियार्क बोल रही होती है तो फिर तुम बेट क्यों नहीं लगाते हो, अभी तक तुम्हारे सेट को एक भी स्टैम्प नहीं मिली है। अगर मैं तुम्हारी जगह पे होती तो फिर मैं अब तक वापस लौट जाती डाउन स्ट्रीम। फिर जो सेकंड बैच के पेट्रियार्क होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अगर इस बैट के लिए स्टेक्स हाई होंगी तो फिर इस बारे में सोच सकते हैं। तभी फीमेल पेट्रियार्क मुस्कुराकर बोलती है कि अगर मेरा सेक्ट हार गया तो फिर मैं इन्हें मेट्रोइड दूंगी। ये सुनकर पेट्रियार्क काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उस मेट्रोइड की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद दोबारा फीमेल पेट्रियार्क कहती है कि अगर मैं जीती तो फिर मुझे रिवर डिफाइंग सेट की सबसे बड़ी बोर्ड चाहिए। ये सुनकर रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि तुमने बहुत जल्दी डिसाइड कर ली है बैट, लगता है तुमने पहले से इसके बारे में प्रिपरेशन कर ली थी। तो फिर जो सेकंड बैच का पेट्रियार्क होता है वो फर्स्ट बैच के पेट्रियार्क से बोल रहा होता है कि आप बैट लगाना चाहोगे। फर्स्ट बैच के पेट्रियार्क बोल रहे होते हैं कि ये तो सिर्फ बैट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अचानक से जो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क होते हैं वो कुछ सोचते हैं, फिर वो कहते हैं कि मैं इस बैट के लिए तैयार हूँ। इधर रियलाम के अंदर शाओजन बार बार चैन के पास जा रहा होता है लेकिन चैन युशान से रोक लेता है। शाओजन परेशान हो गया होता है और बीच से बोल रहा होता है कि ये चैन युशान बार बार हमें टारगेट कर रहा है, इससे बहस करने से ज़्यादा अच्छा मैं एस्ट्रॉइड के नीचे आकर मरना पसंद करूँगा। इस वजह से हम रॉक के पास जाएंगे और वहीं पर फाइट करेंगे। तुम्हें यहीं पर रुकना होगा और मैं टोर्नेडो के बीच में रॉकस के पास जाऊँगा। कुछ ही देर बाद 4 स्टैम्प अपीयर होती हैं, तीनों स्पेशल बॉडी स्टैम्प के पास जा रही होती हैं और शाओजन भी उनके साथ जा रहा होता है। चैन युशान शाओजन को देख लेता है और वो उस पर अटैक करने लग जाता है। शाओजन अपनी फिजिकल पावर का यूज़ करता है और वो चैन युशान की स्पेशल बॉडी से आगे निकल जाता है। चैन युशान बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो कह रहा होता है कि किस टाइप की बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक है ये जो इसने प्रैक्टिस की है। तभी शाओजन को एक स्टैम्प नजर आती है और उसके पीछे जा रहा होता है। सेकंड बैच की लीडर कह रही होती है कि शाओजन आगे की ओर जा रहा है लेकिन जो उसका गोल्डन कोर है वो ये रेजिस्ट नहीं कर सकता है। क्या ये शाओजन जीना नहीं चाहता है? जैसे ही शाओजन स्टैम्प को कैच करने जा रहा होता है तभी वो देखता है कि जो चैन युशान की स्पेशल बॉडी की एक पट्टी होती है वहाँ पर पहुँच जाती है। उसे देखते ही वो स्टैम्प को दूसरे साइड कर देता है। फिर वो अपने बीच से बोलता है कि वो इसे कैच करे। जैसे ही बीच स्टैम्प को कैच करने जा रहा होता है तभी जो चैन युशान की स्पेशल बॉडी की बैंडेज होती हैं वो उसे जकड़ लेते हैं और स्टैम्प को चैन युशान कैच कर लेता है। और उसी टाइम एक बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड उस बीच की ओर आ रहा होता है। शाओजन एस्ट्रॉइड को रोकने जा रहा होता है। चैन युशान कह रहा होता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि तुम्हारा बीस्ट मारा जाएगा। ये कहने के बाद उसके कुछ डिसाइपल शाओजन को रोकने के लिए जा रहे होते हैं लेकिन शाओजन अपनी असुरा बॉडी को सम्मन करता है और उन सारे डिसाइपल को वहां से दूर फेंक देता है। इसके बाद चैन युशान शाओजन पे स्पेशल बॉडी से अटैक करता है। स्पेशल बॉडी के हैंड ने शाओजन को दाब रखा होता है लेकिन शाओजन दोबारा से अपनी असुरा बॉडी को सम्मन करता है उसके हाथ को रोकने के लिए। शाओजन नी डाउन हो गया होता है क्योंकि उस स्पेशल बॉडी की पावर बहुत ज़्यादा होती है। शाओजन देख रहा होता है कि एस्ट्रॉइड बहुत ही पास पहुंच गया होता है बीस्ट के। फिर वो चिल्लाकर कहता है कि कोई भी मेरे बीस्ट को नहीं मार सकता और अचानक से असुरा बॉडी की पावर बढ़ जाती है। पावर के बढ़ते ही ब्लास्ट होता है और वो अशरा बॉडी उस बीच के पास पहुंच जाती है एस्ट्रॉइड से बचाने के लिए। वो एस्ट्रॉइड अशरा बॉडी पे गिर जाता है। स्मोक क्लियर होने के बाद चैन युशान देख रहा होता है कि शाओजन चुपचाप अपने बीच के साथ बैठा हुआ होता है और वो उसे पैट कर रहा होता है। शाओजन अपने बीच से बोल रहा होता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ। फिर वो गुस्से में चैन युशान से कह रहा होता है कि मुझे सिर्फ एक ही स्टैम्प चाहिए और तुम बार बार मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो फिर तुम घर नहीं जा पाओगे। शाओजन गुस्से में चैन युशान की ओर देख रहा होता है तभी वहां पर 2 स्टैम्प अपीयर होती हैं। स्टैम्प को देखते ही शाओजन के पास जा रहा होता है उन्हें कैच करने के लिए। तभी शाओजन की ओर एक तेजी से बहुत ही बड़ा एस्ट्रॉइड आ रहा होता है। जैसे ही वो एस्ट्रॉइड शाओजन पे गिरता है तभी शाओजन अपना वो टर्टल शेल निकाल लेता है। चैन युशान हंसने लग जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि शाओजन एस्ट्रॉइड से टकरा के मर गया है। इस वजह से वो कह रहा होता है कि शाओजन तुम सिर्फ बड़ी बातें कर सकते हो, तुम्हारे पास जरा भी दिमाग नहीं है कि तुम इतनी जल्दबाजी कर रहे हो वो भी मरने में। तभी अचानक से शाओजन एस्ट्रॉइड के बीच से बाहर निकलता है और चैन युशान उसे देखकर सरप्राइज हो जाता है। शाओजन अपने उस टर्टल शेल का यूज़ करता है और आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी पहली स्टैम्प को कैच कर लेता है। कैच हो जाने के बाद जो रियलाम के बाहर 4 स्टोन होते हैं उसमें से शाओजन के पार्ट का जो स्टोन होता है वो शाइन करना स्टार्ट कर देता है। उस मार्क को शाइन करते देखते ही तीनों पेट्रियार्क काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ देर बाद जो फीमेल पेट्रियार्क होती है वो रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क से कह रही होती है कि तुम्हारे डिसाइपल के साथ लक है लेकिन ये लक बार बार नहीं होगा। तभी अचानक से करीबन 16 मार्क शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। फीमेल पेट्रियार्क को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कह रही होती है कि अंदर हो क्या रहा है रियलाम के। रिवर डिफाइंग सेट के पेट्रियार्क मुस्कुराकर कह रहे होते हैं कि जो डिसाइपल हमारे रियलाम के अंदर गया है वो करीबन 1000% के बराबर है। रियलाम के अंदर चैन युशान की जो स्पेशल बॉडी होती है वो स्टैम्प को कैच करने जा रही होती है। तभी शाओजन उसका बीच मिलकर उस पर अटैक करते हैं और स्टैम्प को कैच कर लेते हैं और अब शाओजन पे स्टैम्प होती है 19। चैन युशान गुस्से में शाओजन से कह रहा होता है कि तुम चीटिंग करके हमसे हमारी स्टैम्प छीन रहे हो।
शाओजन कहने लग जाता है कि अगर तुम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो तो फिर तुम भी मुझसे छीन सकते हो। और फिर इसके बाद 4 और स्टैम्प अपीयर हो जाती हैं। चैन युशान की स्पिरिचुअल बॉडी चारों स्टैम्प को कैच करने जा रही होती है, लेकिन शाओजन एक भी स्टैम्प को कैच नहीं करने देता और वो आसानी से चारों स्टैम्प को कैच कर लेता है। चैन युशान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर उसके बैच का जो डिसाइपल होता है वो कह रहा होता है कि हम आगे और नहीं जा सकते हैं, इस वजह से हम शाओजन को नहीं रोक सकते हैं। शाओजन एक जगह खड़े होकर टॉन्ट मारकर चैन युशान को कह रहा होता है कि इतनी सारी स्टैम्प को कैच करना भी सिरदर्दी है, लेकिन मैं दिल का अच्छा हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे लिए कुछ स्टैम्प छोड़ दूंगा। चैन युशान के साइड में सेकंड बैच होता है, तो फिर जो उनकी लीडर होती है वो चैन युशान से कह रही होती है कि तुम्हारा ग्रुप एक पर्सन को भी रोक नहीं सकता है, वाकई में तुम यूजलेस हो। तभी चैन युशान अपने सारे डिसाइपल को अपनी पावर को इकट्ठा करने के लिए बोलता है और वो एक साथ मिलकर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी से शाओजन पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर शाओजन भी अपनी कुछ सील से अटैक करता है, लेकिन उनका ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है स्पिरिचुअल बॉडी पे। स्पिरिचुअल बॉडी अपनी सारी पावर एक हाथ पे कॉन्सेंट्रेट करके उसे एक बिग हैंड में ट्रांसफॉर्म करती है। फिर वो हैंड शाओजन की और तेजी से बढ़ रहा होता है। तभी शाओजन देखता है कि उसके सामने से सेकंड बैच की स्पिरिचुअल बॉडी का डेविल हेड गुजर रहा होता है। फिर शाओजन मुस्कुराता है और कहता है कि चैन युशान तुम मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहो। कुछ देर तक भागने के बाद जैसे ही शाओजन उस डेविल हेड के पास पहुंचता है, तभी वो वहां से साइड में हट जाता है और जो चैन युशान की स्पिरिचुअल बॉडी का हैंड होता है वो डेविल हेड में लग जाता है। सेकंड बैच की लीडर गुस्से में आती है और चैन युशान से बोल रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। चैन युशान कहने लग जाता है कि ये सब गलत फहमी है और ये सारी चीज़ें शाओजन की वजह से हो रही हैं। मैं तो सिर्फ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था ताकि वो हमारी स्टैम्प को ना चुराए। शाओजन चुपचाप अपने बीच के साथ बैठा हुआ होता है और वो चैन युशान से बोल रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रहे हो, तुमने उनके डेविल हेड को मारा है और तुम मुझे बीच में घसीट रहे हो। सेकंड बैच की लीडर भी शाओजन की बात मानती है और वो चैन युशान से बोल रही होती है कि इसमें उसका क्या लेना देना है, तुमने हम पे अटैक किया है। चैन युशान चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम बातों को समझा करो, अगर हम ऐसे ही लड़ते रहे तो फिर हम ये हार जाएंगे। सेकंड बैच की लीडर कह रही होती है कि तुम्हें अपने आप पे हंसना चाहिए कि तुम एक पर्सन को रोक भी नहीं सकते हो और तुम हमें अपने आप से कंपेयर मत करो, हम तुम्हारी तरह लूजर नहीं है और तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए। तभी चैन युशान कहता है कि अगर ऐसी बात है चलो हम दोनों बेट लगाते हैं कौन पहले शाओजन को मारेगा। सेकंड बैच की लीडर बात मान जाती है और वो कह रही होती है कि जो भी ये बेट हारेगा वो बो करके दूसरे पर्सन को फादर बोलेगा। वो दोनों बेट पक्की करते हैं और एक साथ शाओजन पर अटैक करने लग जाते हैं। शाओजन भागना स्टार्ट करता है और वो कह रहा होता है कि ये तो तुम दोनों की लड़ाई है, तुम मुझे बीच में क्यों घसीट रहे हो। फर्स्ट बैच का डिसाइपल उनकी ओर देखकर बोल रहा होता है कि ये सब क्या कर रहे हैं। फिर उनका लीडर बोल रहा होता है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, हम इस बात की एडवांटेज लेंगे। तभी अचानक से जो शाओजन होता है वो अपने बीच के साथ फर्स्ट बैच की जो स्पिरिचुअल बॉडी होती है उसके आगे निकल जाता है। ये देखकर जो उनका लीडर होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लग जाता है कि ये शाओजन बिना किसी इंजरी के इतना डीप जा सकता है। शाओजन ने दोबारा अपना वो टर्टल शेल निकाल रहा होता है और उसे ऐसा शील्ड यूज़ कर रहा होता है आगे बढ़ने के लिए। ये देखते ही जो बैच वन के डिसाइपल होते हैं वो सारे एक साथ फैसला करते हैं कि वो शाओजन पर अटैक करेंगे। इसके बाद वो लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन शाओजन अपने टर्टल शेल की वजह से उन अटैक से बच रहा होता है और भागते हुए कह रहा होता है कि ये शील्ड ज़्यादा देर तक इन्हें नहीं सह पाएगी। चैन युशान भी परेशान हो गया तो वो कह रहा होता है कि हमने सारी चीज़ें यूज़ कर ली लेकिन उस पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है। फर्स्ट बैच का लीडर मुस्कुराकर कह रहा होता है कि तुम सिर्फ ऐसे अटैक करते रहो और साथ में मुझे फॉलो करो। फिर वो तीनों अपनी अटैक की स्पीड को बढ़ा देते हैं। शाओजन बचते बचाते हुए एक जगह पर मुड़ता और कहता है कि सही रहा, मैं पहले से प्रिपेयर्ड था। जिस स्टोन के टुकड़े पे तीनों बैच के डिसाइपल खड़े होते हैं उनके नीचे शाओजन ने अपनी पिल को प्लांट कर दिया होता है। फिर वो सारी पिल एक साथ ब्लास्ट होती हैं और उसके स्मोक की वजह से जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। अब शाओजन आराम से स्टैम्प को कैच कर रहा होता है, करीबन उसके पास 29 स्टैम्प हो गई होती हैं। कुछ देर बाद जब वो स्मोक हट जाता है तो फिर फर्स्ट बैच का जो लीडर होता है वो कह रहा होता है अब तुम्हें अटैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा गोल अचीव हो गया है, अब वो उस और पहुंच गया है जहां पर वो शील्ड है। शाओजन रुकता है और वो देखता है कि वो टर्नेडो के बिल्कुल पास पहुंच गया होता है। उसे साफ साफ मिडल में वो माउंटेन का टुकड़ा दिखाई दे रहा होता है। तभी उस माउंटेन से शाओजन के ऊपर लाइटनिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है। शाओजन बचने के लिए शील्ड निकालकर वो कह रहा होता है कि कई सारे लोग अटैक कर रहे थे, मुझे यहाँ पर कॉर्नर करने के लिए। वो लाइटनिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इस वजह से शील्ड में भी क्रैक आने स्टार्ट हो जाते हैं। लगातार लाइटनिंग की वजह से अब शाओजन भी नील डाउन हो जाता है। ये देखकर चैन युशान खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वो बाहर से 100 गुना ज़्यादा ताकतवर है। अब भाई शाओजन तुम्हारा बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। उसी टाइम शाओजन अपनी आइस का यूज़ करता है और आसपास के बैरियर देख रहा होता है। अचानक से शाओजन को टर्नेडो के बीच में जो रॉक होती है उसके ऊपर एक और बहुत बड़ी रॉक दिखाई देती है। उसे देखकर शाओजन कह रहा होता है कि शायद इसके अंदर एक और मिस्ट्री है और वो मुझे सॉल्व करनी होगी। ये कहने के बाद वो अपने बीच की ओर देखता है और वहाँ पर अशुरा बॉडी को सम्मन करता है।
अशुरा बॉडी सारे लाइटनिंग अटैक को रोकने लग जाती है। इसी बीच शाओ वजन एक गैप क्रिएट करता है और वो ऊपर की ओर जा रहा होता है और जो अशुरा बॉडी होती है उसे पुश करती है। उस पुश की वजह से शाओ वजन टर्नेडो के बीच में पहुंच जाता है। मिडल में पहुंचते ही वो दोनों बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो फिर वो देखते हैं कि वो दोनों एक बहुत ही बड़े माउंटेन के पीस पर होते हैं। वहां पर खड़े होकर वो बाहर की रेलाम की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो देख पा रहे होते हैं। शाओ वोशन मुस्कुराकर कह रहा होता है कि जैसा मैंने गेस किया था वैसा ही निकला। बाहर वाला बैरियर सिर्फ एक ब्लाइंड फोल्ड था। उसे क्लियर करने के बाद आखिरी बैरियर है जो कि लास्ट टेस्ट है हमारा। मुझे यही ढूंढना था और मैंने अपनी जीत का रास्ता ढूंढ लिया है। फिर शाओ वोशन माउंटेन के किनारे पे जाता है और चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम तीनों इस माउंटेन को छू भी नहीं पाओगे। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि इसके अंदर क्या है? वो तीनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा होता है कि शाओ वोशन उसके अंदर बच पाएगा। शाओ वोशन लगातार उन तीनों को टॉन्ट कर रहा होता है और ऐसे टॉन्ट करते करते उस माउंटेन की चोटी को टच कर लेता है और जो उसका हाथ होता है वो कुछ स्ट्रिंग्स के थ्रू उस चोटी से अटैच हो जाता है। तभी जितने भी क्रैक्स होते हैं उस चोटी पे वो सारे शाइन करना स्टार्ट कर देते हैं और एक पर्सन का पाम बाहर आता है और वो कह रहा होता है कि इस माउंटेन के आगे जो भी पर्सन है वो सारे इमॉर्टल हैं। रियलाम के अंदर तीनों स्पेशल बॉडी ने जितनी भी स्टैम्प कैच की होती है वो अचानक से उस माउंटेन की ओर जा रही होती है जहाँ पर शाओ वोशन होता है। तभी जो रियलाम के बाहर माउंटेन पे स्लेट बनी होती हैं चार जिन पे की स्टैम्प शाइन कर रही होती है, उनमें से 3 स्लेट शाइन करना बंद कर देती है सिवाय एक शाओ वोशन को छोड़कर। पेट्रिया को कुछ भी समझ नहीं आता और वो कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, हमारी सारी जितनी भी स्टैम्प थी वो सारी चली गई हैं। रियलाम के अंदर तीनों स्पेशल बॉडी को ऑर्डर मिलते हैं कि वो आगे की ओर जाएं, स्टैम्प को वापस लेकर आएं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन तीनों पे लाइटिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है और जितनी भी स्टैम्प होती है वो माउंटेन के थ्रू शाओ वोशन के पास चली जाती हैं। इधर रियलाम के बाहर जो शाओ वोशन की स्लेट होती है वो पूरी तरीके से शाइन करने लग जाती है। ये देखकर तीनों पेट्रियार्क हैरान हो जाते हैं तो फिर फीमेल पेट्रियार्क कह रही होती है कि हमें अंदर जाकर चेक करना चाहिए। ये इम्पॉसिबल है कि सारी की सारी स्टैम्प एक पर्सन को बिलोंग करती हो। फिर जो फर्स्ट बैच के पेट्रियार्क होते हैं वो कह रहे होते हैं कि ये सारा कमाल इनहेरिटेंस का है। दूसरी ओर अपर रीच में ली युआनतियान अपने पवेलियन में होता है। तभी वहां पर एक पर्सन आता है और ली युआनतान को बता रहा होता है कि इनहेरिटेंस मिल गई है। ली युआनतान ये सुनकर कहता है कि मैं उसके बारे में गलत नहीं था। फिर वो उस पर्सन को ऑर्डर देता है कि तुम नीचे जाओ और वहां पर जाकर उस पर नजर रखो और एक बात याद रखना कि तुम्हें शाओ वोशन को मरने नहीं देना है। तो दोस्तों यहीं खत्म होता है ये पार्ट।